हेलो। जी बोल रहा हूँ। जी बोलें। जी बस बढ़िया। ठीक है ठीक है। जी धन्यवाद, नमस्ते। नाटक के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है और कि एक तो आवाज़, क्योंकि नाटक की आवाज़ जो है वो सामान्य आवाज़ से ऊंची होती है, तेज होती है, ताकि आपकी बातों को दर्शक सुन सके। तो इसके लिए आवाज़ का की प्रैक्टिस होती है, उसकी एक्सरसाइज होती है और उससे आपकी आवाज़ बढ़ती है। आप वहाँ भी धीरे से भी बोलेंगे तो पूरे हॉल में सुनाई दे जाएगा। तो जहाँ पर माइक नहीं है वहाँ पर भी बेहतर है, और जहाँ माइक वगैरह की व्यवस्था रहती है वहाँ भी अगर आप तेज़ से बोलते हैं तो कम माइक लगते हैं, और जब ज़्यादा माइक स्टेज पर रहता है तो उससे बहुत व्यवधान पैदा होता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि स्टेज पर माइक स्टैंड में लगा देते हैं, और जिसको संवाद बोलना होता है वो माइक तक दौड़ के आता है, फिर बोल करके पीछे चला जाता है। तो उससे क्या है कि वो नाटक जो है नहीं बन पाता है अच्छा, क्योंकि हर आदमी को एक ख़ास पोजीशन पर पहुंच करके, ख़ास जगह पर पहुंच के ही अपने संवाद बोलने रहते हैं, तो उस नाटक का अपना कोई भी एक प्रोडक्शन वैल्यू नहीं रह जाता है। तो इसलिए आवाज़ सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है। आप में उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप में कॉन्फिडेंस का, आत्मविश्वास का होना, कि हम स्टेज पर हम खड़े हैं तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम यहाँ के बादशाह हैं। और जब आप में वो कॉन्फिडेंस रहेगा तब दर्शक आपकी बात को सुनने के लिए बाध्य होगा। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप झेप रहे हैं, आप सकुचा रहे हैं, आपको संवाद याद नहीं है, तो उसमें क्या है कि दर्शकों का भी मन उचट जाता है, और आप खुद, आपसे लगता है कि अरे मुझसे इतनी गलतियां हो रही हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस और नीचे चला जाता है, और आप, बहुत लोग स्टेज छोड़ के भाग जाते हैं। वो स्टेज का जो एक भय होता है, तो उससे निकलने के लिए आप में अपने आत्मविश्वास को सबसे ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भाषा, जो आप संवाद बोलते हैं। अगर आप मगही के संवाद बोल रहे हैं तो आपको मगही पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप हिंदी के संवाद बोल रहे हैं तो हिंदी भाषा में जो उसके बोलने का जो तरीका है, लहजा है, जिसको अंग्रेज़ी में हम डिक्शन कहते हैं, उच्चारण जो जिसको आप कहते हैं, तो उच्चारण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बिहार में एक कमी यह है कि हम लोग सामान्यतः जो लोग हैं, एक तो नुक्ता नहीं लगाना जानते हैं, ज़ है, क है, ये हम नहीं बोल पाते हैं। जो मुस्लिम घरों से बच्चे आते हैं वो बोल लेते हैं, लेकिन हिंदू घरों के बच्चे नहीं बोल पाते हैं। इसी तरह से तालव्य श है, मूर्धन्य श है, ये सब हम उच्चारित नहीं कर पाते हैं। हम हर सबके लिए हम दंती स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि क्या है कि जब आप हिंदी का कोई नाटक कर रहे हैं या कोई अंग्रेज़ी का हिंदी में ट्रांसलेटेड नाटक कर रहे हैं, तो भाषा आपकी बहुत शुद्ध होनी चाहिए। और भाषा शुद्ध नहीं होगी तो ठीक है, आप स्थानीय स्तर पर अपने नाटक कर लेंगे और वो लोग देख भी लेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपने शहर से निकल के बाहर जाएंगे या कहीं और जा कर के उस या दूसरे लोग आके आपका नाटक देखेंगे,
तो उनको वो बड़ा अटपटा सा लगेगा, हास्यास्पद लगेगा। तो इसलिए भाषा एक बहुत ही, आप अंग्रेज़ी का संवाद बोल रहे हैं तो आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये अंग्रेज़ी का शब्द किस तरह से उच्चारित किया जाता है। तो अगर आप गलत उच्चारण करेंगे तो वो हंसने वाली बात हो जाती है। और चूँकि नाटक जो है वो एक परफॉर्मिंग आर्ट है, एक डिस्प्ले करने का, एक दिखाने की चीज़ है, तो इसमें जो है इन सारी चीज़ों पर बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो आपको 3 चीज़ें मैंने अभी बताई कि एक तो आपका आत्मविश्वास होना चाहिए, दूसरे आवाज़ होनी चाहिए और तीसरे भाषा होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से आपके पास आ गई हैं तो बाकी चीज़ें आप सीख जाएंगे। इसके बाद कई चीज़ों की और ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपके खड़े होने का अंदाज़, आपके चलने का अंदाज़, ये सारी चीज़ें जो हैं ये, लेकिन वो कॉन्फिडेंस अगर आप में रहेगा तो वो सारी चीज़ें आप आसानी के साथ में पकड़ लेंगे। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आवाज़ की के जिसको कहते हैं वॉल्यूम पर आती है कि कितनी ज़ोर से आप बोल पाते हैं। अच्छा, चीखना और लाउड बोलना दोनों में बड़ा अंतर है। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आप हो सकता है खूब चिचिया के बोल दिए तो आपकी आवाज़ पतली हो जाएगी, फट जाएगी, तो ज़ोर से तो निकलेगी लेकिन उस आवाज़ की क्वालिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वो लगेगा कि आप किकिया के बोल रहे हैं, तो वो नहीं चाहिए। हमें आपकी जो सामान्य आवाज़ है, जो नॉर्मल आवाज़ है, उसमें हमें वज़न चाहिए, उसमें हमें चाहिए कि वो बढ़े, आवाज़ बढ़े, उसका वॉल्यूम बढ़े। तो ये चाहिए, न कि हम आपको कह रहे हैं कि आप एकदम पतली किकियाती हुई आवाज़ में चीख करके बोल रहे हैं। तो इन 3 चीज़ों की आवश्यकता सबसे अधिक है। और उसके बाद जब आप नाटक करने उतरिएगा तो जो जितना बड़ा कलाकार होता है वो उस पूरे के पूरे नाटक को देखो, साहित्य में ऐसा होता है ना कि अगर 4 लाइनें लिखी हुई हैं तो उसके पीछे की बहुत सारी अनकही हुई लाइनें भी होती हैं, जिनको आप जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आप ग्रो करेंगे, वैसे वैसे आप जितना आपका अनुभव बढ़ेगा समाज को देख करके, तो आप उन चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। और जब समझेंगे तो आपको जो उसमें नहीं लिखा हुआ है या जो पीछे का लिखा हुआ है, जिसको अंग्रेज़ी में हम सब टेक्स्ट कहते हैं, तो सब टेक्स्ट की पकड़ आपकी बढ़ेगी। और ज़्यादातर चरित्र जो हैं, चरित्रों का जो अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, जो उनकी गहनता होती है, वो उस सब टेक्स्ट में ही छिपी होती है। तो जैसे अगर आपने लिखा कि वो गांव का घर था, परिवार था, पुराने विचारों का, वहाँ उनकी एक बहू थी, तो अगर आप इतना बोलते हैं तो आपको सब टेक्स्ट समझ में आने लगता है। उस बहू की क्या स्थिति होगी, वो घर में सास ससुर का पैर दबाती होगी या गाली सुनती होगी या कोसते होंगे लोग उसको, तो ये सारी चीज़ें अभी तक तो लिखी नहीं गई। लेकिन एक गांव का एक ट्रेडिशनल घर, एक परंपरावादी घर गांव का, और उसमें जो है एक बहू थी, तो अब वो बहू जो है, जाहिर है कि वो बहुत मुक्त वातावरण में नहीं रह रही है। ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्यों आपकी समझ में आता है? क्योंकि आप उस अपने गाँवों को जानते हैं, आप गांव के परंपरावादी परिवारों को जानते हैं, और परंपरावादी परिवार में बहुओं की क्या हैसियत होती है इसको आप जानते हैं। तो जब आप इतनी चीज़ें, आपने 3 लाइन सुनी लेकिन बाकी आप अपने से निकाल लेते हैं, तो वो सब टेक्स्ट है, वो सब टेक्स्ट है। और उस सब टेक्स्ट पर ही ज़्यादातर एक्टिंग आधारित होती है। अगर आप सब टेक्स्ट को समझने लगते हैं तो आपका अभिनय बहुत अच्छा होगा। अगर आप सिर्फ ऊपर लिखे शब्दों को समझ रहे हैं तो आप चरित्र के अंदर नहीं घुस पाइएगा। तो ये जो है, ये एक
ऐसी बात है जो शायद अभी आपकी समझ में नहीं आएगी। जब आप में और विकास होगा, जब आप और बड़े होंगे, तो आप इन चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। तो ये मुख्य बातें हैं। और इसी तरह से आपको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए सब टेक्स्ट को समझने के लिए। जितने बड़े एक्टर होते हैं वो पढ़ते भी बहुत हैं, और नहीं तो वो बहुत बड़े एक्टर नहीं होते हैं। वो स्टार हो सकते हैं, उनका चेहरा खूबसूरत हो सकता है, उनके लटके झटके आपको अच्छे लग सकते हैं, लेकिन कभी भी विश्व में बड़े एक्टरों में, महान एक्टरों में उनकी गणना नहीं होगी, क्योंकि वो एक ग्लैमर पर की दुनिया का हिस्सा है। जैसे मैं उदाहरण के लिए नाम हालांकि नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता दूँ, अब सलमान खान है या शाहरुख खान है, इनमें ग्लैमर है। ऋतिक रोशन है, ये एक ग्लैमर है, देह कद काठी बनी हुई है, चेहरा खूबसूरत है और लटके झटके हैं जिनको देख के हम प्रभावित हो जाते हैं। पुराने ज़माने में जितेंद्र हुआ करते थे, राजेंद्र कुमार हुआ करते थे, लेकिन ये स्टार थे। इनकी हर फिल्म जो है वो 25-25 हफ्ते सिनेमा हॉलों में चला करती थी। बड़े एक्टर थे बलराज साहनी, लेकिन बलराज साहनी स्टार नहीं थे उस लिहाज से कि बलराज साहनी की अपने बूते पर कोई फिल्म जो है 50 हफ्ते हॉल में लगी हुई हो, ऐसा नहीं होता था। लेकिन वो बड़े एक्टर थे। ओमपुरी है, नसीरुद्दीन शाह हैं, बमन ईरानी है आज के दिन, वो नवाजुद्दीन है, ये लोग बड़े एक्टर हैं, लेकिन इनके नाम पर सिर्फ फिल्में वो सुपरहिट नहीं होंगी। उसमें हमें एक चॉकलेटी हीरो चाहिए, शाहरुख खान चाहिए, सलमान खान चाहिए, ऋतिक रोशन चाहिए, संजय दत्त चाहिए, इस तरह के जिनको एक्टिंग करनी नहीं आती है। तो जितने भी विश्व में जितने बड़े एक्टर हुए हैं, वो अपनी स्क्रिप्ट को पूरी तरह से समझते हैं, अपने टेक्स्ट को समझते हैं, अपने सब टेक्स्ट को समझते हैं, और इन सारी चीज़ों का, अगर वो ज़रूरी नहीं कि वो बड़े इतिहासविद हों, उनको बहुत इतिहास की जानकारी हो, लेकिन जब वो स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं तो उससे संबंधित सारी जानकारी पर वो मेहनत करते हैं, उसको जुटाते हैं, और तब उस चरित्र का निर्माण करते हैं स्टेज पर, और डायरेक्टर उनको गाइड करता है इस काम को करने में। तो डायरेक्टर का काम मुख्यतः एक गाइड का होना चाहिए। होता क्या है कि जहाँ पर लोग उतने ट्रेंड नहीं होते हैं, उतनी समझदारी नहीं होती है, वहाँ डायरेक्टर को कौन वाला हाथ उठाओ और कौन वाले टांग से आगे बढ़ो और कैसे संवाद बोलो, ये भी सिखाना पड़ता है, जो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि तब होता क्या है कि अगर डायरेक्टर में उतना वेरिएशन, उतनी वैरायटी नहीं है, तो वो लगभग एक ही तरह से हर चरित्र को तैयार करेगा, जो अपने आप में एक बहुत बुरी बात है। तो एक्टिंग कहाँ गई? एक्टर का अपना किरदार कहाँ गया? डायरेक्टर का काम गाइड करना है कि यार हम ऐसी चीज चाहते हैं तुम्हारे चरित्र में। हाँ, अगर कहीं एक्टर को समझ में अपना चरित्र नहीं आया तो डायरेक्टर का काम है कि उसको उस चरित्र को समझाए, उसको टेक्स्ट समझाए, उसको सब टेक्स्ट समझाए, और तब वो फ्री हैंड छोड़े एक्टर के ऊपर में। जो बड़ा एक्टर है वो अपने से करेगा, आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि यार तुम्हारा पैर आगे बढ़ना चाहिए पहले, कि हाथ बढ़ना चाहिए, कि मुंह ऐसे टेढ़ा होना चाहिए। ये सब कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अनट्रेन्ड एक्टर के साथ में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये सब कुछ बतलाना पड़ता है। तो आप तमाम लोग जैसे जैसे आप अगर अभिनय में जाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो मेहनत की चीज़ है। और स्टेज के अभिनय में पैसे भी नहीं है, तो इसीलिए बहुत सारे स्टेज के लोग भाग जाते हैं। जैसे जिसको काम मिलता है तो टीवी सीरियल में चले जाते हैं कि भाई खाने पकाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो ये एक कठिन मार्ग है, थिएटर एक कठिन मार्ग है, लेकिन थिएटर की अपनी ताकत होती है। कोई भी सिनेमा, बड़ा से बड़ा सिनेमा, अगर एक बढ़िया प्ले हो रहा है, बढ़िया नाटक हो रहा है, तो उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि नाटक एक जीवित परफॉर्मेंस है, लाइव है, आपके आंख के सामने एक्टर खड़ा है और बोल रहा है। और नाटक एक ही नाटक हर दिन अलग तरीके से होता है, कुछ न कुछ उसमें ऐड होगा, कुछ कभी नीचे भी चला जाएगा, कभी ऊपर भी चला जाएगा। सिनेमा तो एक बार सिनेमा की रील में कैद हो गया, आप तो जब भी देखिएगा तो वही दिखाई देगा, उसमें एक रत्ती का भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, आप सिनेमा को समझने में आपको जितना वक्त लगे, हो सकता है आप 3 बार में ज़्यादा समझें और 4 बार में ज़्यादा समझें, लेकिन वो जो बना हुआ है उसमें कोई अंतर परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। लेकिन नाटक में हर शो दूसरे शो से भिन्न होता है। नाटक में ग्रोथ होती है, ग्रो करने की संभावना होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि पहला शो बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन 10वां 12वां 15वां शो होते होते नाटक मंच जाता है और उसके बाद भी वो ग्रो करता रहता है, रोज उसमें कुछ ऐड होता है। तो नाटक में अक्सर कुछ न कुछ जुड़ता रहेगा और कुछ घटता रहेगा, एक ही नाटक के अलग अलग शो। तो वो एक तरह की शरारत है जो कभी निर्देशक भी करता है, कभी अभिनेता भी करते हैं। और अभिनेता जैसे जैसे अपने रोल को समझते जाते हैं और उसमें उनको आनंद आने लगता है, तब वो अपने रोल को के साथ खेलते हैं। इतना उनमें कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब वो उसमें अपने से भी एक लाइन जोड़ देंगे या कोई ऐसी हरकत कर देंगे जो निर्देशक ने नहीं बताई है या स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है, लेकिन हो सकता है कि उससे नाटक और ऊपर चला जाए, क्योंकि अब वो अपने किरदार, अपने रोल को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपने सब टेक्स्ट को सबको समझने लगे हैं। और मेहनत की बहुत चीज़ है नाटक जो है, वो आपका एक जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन होना चाहिए, पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए और अपने रोल को रोज़ चीर फाड़ के उसमें से कुछ नया निकालने की एक कोशिश होनी चाहिए। तो जो इंटेलिजेंट एक्टर होता है उसका अभिनय हमेशा एक सामान्य अभिनेता से बेहतर होगा। उसी रोल को 2 अलग अलग आदमी करेंगे, जो इंटेलिजेंट एक्टर होगा, जो पढ़ा लिखा एक्टर होगा और उसमें वो विचारशीलता है, तो वो हमेशा एक जो विचारहीन व्यक्ति है उससे ज़्यादा बेहतर उस रोल को अंजाम देगा। तो ये नाटकों के बारे में एक शुरुआती आपको जो है मेरे विचार हैं जिनसे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ।